तो जब आप रिटायरमेंट का नाम सुनते हैं तो सबसे पहली चीज़ आपके माइंड में क्या आती है कि आराम करेंगे, हॉलीडे पे जा रहे हैं, टेंशन फ्री, रिलैक्स करेंगे। सो वो रिलैक्सेशन तभी हो सकती है जब प्रॉपर रिटायरमेंट प्लानिंग आपकी इंटैक्ट होगी। तो उस रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए आपको आज से ही काम करना होगा। अगर आपकी रिटायरमेंट यहाँ से 20 या 30 साल दूर है या 10 साल दूर है तो आपको रिटायरमेंट प्लानिंग पे काम करना होगा, या ऑलरेडी आप कर रहे हैं तो चेक कीजिए क्या वो इनफ होगी आपके जीरो सैलरी ईयर्स के लिए या जीरो इनकम ईयर्स, जब आपकी कोई इनकम नहीं होगी और आपको अपना लाइफस्टाइल सेम मेंटेन करना होगा तो क्या वो इनफ होगा कि नहीं होगा। एंड एज इट इज़ इंडिया में हमारे पास कोई गवर्नमेंट की तरफ से सपोर्ट नहीं है रिटायरमेंट के लिए, सोशल सिक्योरिटी नहीं है यहाँ पे। सो खुद ही प्लान करना है रिटायरमेंट के लिए, और जितना जल्दी करेंगे उतना ही बेहतर है। तो ऐसा एक रिटायरमेंट प्रोडक्ट काफ़ी पॉपुलर है जो आप लोग पूछते हैं, एनपीएस, नेशनल पेंशन सिस्टम, उसके बारे में बात करेंगे आज। मेरा नाम है गुरलीन कौर टिक्कू और मैं हूँ सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर। मैं हर वीक आपके लिए वीडियोस लेकर आती हूँ जिससे कि आपकी पर्सनल फाइनेंशियल डिसीजंस इजी हो पाए, बिकॉज लाइफ में कॉम्प्लिकेशंस तो बहुत हैं, लेकिन जो चीज़ मैं इजी कर सकती हूँ वो मैं इजी करने की कोशिश करती हूँ। एंड लास्ट 15 ईयर्स से मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ एंड अपने एक्सपीरियंस के साथ मैं बताती हूँ आपको जो भी बताती हूँ। एंड ऑल्सो अ क्विक रिमाइंडर, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है और इसी तरह की और वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल। एंड चलते हैं वापस एनपीएस की तरफ, नेशनल पेंशन सिस्टम। सो नेशनल पेंशन सिस्टम वॉज लॉन्च्ड बाय गवर्नमेंट इन 2004 फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉइज एंड 2009 में वो सबके लिए ओपन कर दिया था। इट वॉज ओपन फॉर ऑल, और उसमें आप एम्प्लॉयड हैं, सैलरीड हैं या सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। नेशनल पेंशन सिस्टम जो मैनेज होता है वो होता है पीएफआरडीए से। सो पीएफआरडीए पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो पीएफआरडीए फॉर्म हुआ था इसी पर्पस के लिए, रेगुलेशन ऑफ एनपीएस। एंड यहाँ पे उनका दो काम है, एक तो ये है कि वो पेंशन फंड मैनेजर्स के साथ कोऑर्डिनेट करते हैं, प्लस उनके ऊपर रेगुलेशन चेक रखते हैं, कंप्लाइंसेस चेक रखते हैं। सेकेंड इज कि जो एनपीएस में इन्वेस्ट कर रहे हैं उन इन्वेस्टर्स के लिए क्या मैक्सिमम वो दे सकते हैं और क्या बेनिफिट्स दे सकते हैं। तो पीएफआरडीए इज रेगुलेटर फॉर एनपीएस। नेक्स्ट आपको जानना जरूरी है कि पेंशन फंड मैनेजर्स, आपका पैसा कौन मैनेज करेगा जब आप एनपीएस में इन्वेस्ट करेंगे। 7 इनके पेंशन फंड मैनेजर्स हैं जो आप चूज कर सकते हैं कि इन पेंशन फंड मैनेजर्स में से। सो अब बात करेंगे कि आपका पैसा एक्चुअली इन्वेस्ट कहाँ पे होता है। जब आप एनपीएस में इन्वेस्ट करते हैं, इन फंड मैनेजर्स के थ्रू इन्वेस्ट करते हैं, पेंशन फंड मैनेजर्स के थ्रू, तो आपका पैसा अल्टीमेटली कहाँ इन्वेस्ट होता है। तो आपका पैसा मेजरली 4 एसेट क्लासेस में इन्वेस्ट होता है। वन इज इक्विटी, कॉर्पोरेट बॉन्ड, गवर्नमेंट बॉन्ड एंड ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स। सो इक्विटी जो होता है वो स्टॉक से रिलेटेड है कि स्टॉक्स बाय होंगे, इक्विटी एक्सपोजर है, स्टॉक मार्केट एक्सपोजर बेसिकली आपको मिल रहा है। कॉर्पोरेट बॉन्ड जो है आप तो प्राइवेट कंपनीज में को आप लेंड कर रहे हैं, वो कॉर्पोरेट बॉन्ड्स हैं। गवर्नमेंट बॉन्ड्स जो है आप गवर्नमेंट कंपनीज को लेंड कर रहे हैं। ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं एआईएफ में, ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड, इन्वेस्ट कर सकते हैं इनविट्स में, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, रीट्स में, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। तो ये ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स हैं, इनमें आप 5% से ज़्यादा आपका एक्सपोजर नहीं होगा। अब रिस्क की बात करते हैं कि यहाँ पर रिस्क कितना रहता है आपके इन्वेस्टमेंट्स में। तो रिस्क जो है आपका चारों एसेट क्लासेस में रिस्क की डेफिनेशन अलग अलग है। अगर आप इक्विटी में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपका रिस्क हाई है, अगर आप गवर्नमेंट बॉन्ड्स में कर रहे हैं तो आपका रिस्क कम है, लो है, और अगर आप कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में कर रहे हैं, कंपनीज, प्राइवेट कंपनीज को लेंड कर रहे हैं तो रिस्क मॉडरेट है, और ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स में कर रहे हैं तो रिस्क इज़ वेरी हाई। अब बात करेंगे कि एसेट एलोकेशन कैसे डिसाइड होगा, कि आप कितने में, मतलब जब आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो कितना इक्विटी में जाएगा, कितना कॉर्पोरेट बॉन्ड में, कितना गवर्नमेंट बॉन्ड में, कितना ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स में। सो उसके लिए 2 तरीके हैं, एक तो है एक्टिव चॉइस और एक है आपकी ऑटो चॉइस। एक्टिव चॉइस इज समथिंग कि आप खुद डिसाइड करना चाहते हैं कि आप कितना इक्विटी में डालेंगे, कितना कॉर्पोरेट बॉन्ड में, कितना गवर्नमेंट बॉन्ड में और कितना ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स में। एक्टिव चॉइस में आपकी एज पर एज डिसाइड होता है कि कितना किस में जाएगा। सो अगर हम एक्टिव चॉइस की बात करें, मान लीजिए आप इक्विटी एक्सपोजर ज़्यादा लेना चाहते हैं, यू वांट टू बी मोर एग्रेसिव, यू आर मोर एग्रेसिव इन्वेस्टर, तो इक्विटी एक्सपोजर आप ज़्यादा लेना चाहते हैं, वो पॉसिबिलिटी है। मैक्सिमम जो इक्विटी एक्सपोजर है वो आपका 75% ही रहेगा एट ऑल गिवन पॉइंट्स ऑफ टाइम। तो 50 ईयर्स तक ये 75% रहेगा, 50 ईयर्स के बाद ये कम होता जाएगा। सो मान लीजिए आपका 75% इक्विटी एक्सपोजर है, और अगर हम 50 ईयर्स के बाद हर साल आपका 2.5% इक्विटी एक्सपोजर कम होता रहेगा। जैसे कि आप इस टेबल में देख पा रहे हैं, 51 पे आपका 72.5 हो जाएगा, देन 70, देन 67.5 एंड सो ऑन टिल द टाइम यू रीच 60। आपका 2.5% करके आपका जो 75% इक्विटी एक्सपोजर था वो कम हो जाएगा 50% पे। हम बात करते हैं ऑटो चॉइस की। आप ये नहीं लेना चाहते हैं स्ट्रेस कि कितना इक्विटी में डालना है, कितना डेट, कितना आपको कॉर्पोरेट में, कितना गवर्नमेंट बॉन्ड में डालना है, कितना ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट में। यू वांट इट टू कीप इट एज ऑटो चॉइस। तो ऑटो चॉइस में क्या होता है, आपकी एज के हिसाब से आपका रिस्क डिफाइन होता है। जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती जाती है वैसे वैसे आपका रिस्क कम होता जाता है। पे लाइफ साइकिल फंड्स हैं, आपकी लाइफ साइकिल के हिसाब से आपकी एज इंक्रीज हो रही है, आपका रिस्क कम हो रहा है, उस हिसाब से एसेट एलोकेशन भी चेंज हो रही है। सो ऑटो चॉइस में 3 तरह के आपके लाइफ साइकिल फंड्स हैं, एग्रेसिव, मॉडरेट एंड कंजर्वेटिव।
एग्रेसिव जैसे नाम से ही पता लग रहा है, तो इक्विटी एक्सपोजर ज़्यादा होगा। जब इसमें अगर आप 35 ईयर्स की एज पर हैं तो आपका इक्विटी एक्सपोजर रहेगा 75%, हर साल 4% से रिड्यूस होता रहेगा। वो 4% से रिड्यूस होकर 60 ईयर्स पे जब आप पहुंचेंगे तो आपका इक्विटी एक्सपोजर रह जाएगा 15%। जैसे मैंने आपको बताया था, एज बढ़ती है वैसे वैसे रिस्क कम होता है और इक्विटी एक्सपोजर कम हो जाता है। सो मॉडरेट में बात करेंगे तो मॉडरेट में आपका एट द एज ऑफ 35 इक्विटी एक्सपोजर रहेगा 50% और वो हर साल 4% रिड्यूस होकर 60 ईयर्स पे आ जाएगा 10%। अगर हम कंजर्वेटिव की बात करेंगे, हाई इक्विटी एक्सपोजर बहुत ही कम रहेगा। इनिशियली विल स्टार्ट विद 25% और वो कम होते होते हर साल 60 ईयर्स पे आ जाएगा 5%। तो जैसे कि आपने देखा, अगर आप ऑटो चॉइस में जाना चाहते हैं तो ऑटो चॉइस इज अ बेटर चॉइस। मतलब आप उसमें स्ट्रेस नहीं लेना चाहते हैं कि किस में कितना डालें और कितनी बार मूव करें। जैसे एक्टिव चॉइस जो थी आपके लिए, उसमें साल में 3 बार ही आप स्विच कर सकते हैं बिटवीन डिफरेंट एसेट क्लासेस, जो इक्विटी, कॉर्पोरेट बॉन्ड, गवर्नमेंट बॉन्ड और आपका ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स। ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स में 5% से ज़्यादा आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे विड्रॉल रूल्स की, कि अगर हम एनपीएस में इन्वेस्ट करते हैं तो कब कब विड्रॉ कर सकते हैं। सो विड्रॉ करने के लिए डिफरेंट रूल्स हैं, क्योंकि ये एक पेंशन स्कीम है, एक आपके रिटायरमेंट का प्रोविजन है। तो गवर्नमेंट और पीएफआरडीए चाहती है कि पूरा पैसा इसमें से आप विड्रॉ नहीं कर सकते हैं। तो इसमें 60 ईयर्स से पहले आप एग्जिट नहीं कर सकते हैं। 60 ईयर्स तक का लॉक इन है और 60 ईयर्स पे आने पर भी आप पूरा अपना पैसा विड्रॉ नहीं कर सकते हैं। तो 60 ईयर्स पे आप 60% जो है वो कम्यूट करा सकते हैं, अपने अकाउंट में ले सकते हैं, बैंक अकाउंट में। 40% की कंपल्सरी पेंशन ही बनेगी, एन्युटी ही बनेगी। वो एन्युटी आप मंथली, ईयरली, उस टाइम पे एन्युटी प्रोवाइडर आप चूज कर सकते हैं और जिस रेट पे एन्युटी मिलती है उस रेट पे आपको एन्युटी मिलेगी। और मंथली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली, ईयरली, जैसे आप चाहें उस तरह की एन्युटी ऑप्शंस होती है काफ़ी सारी, वो उस टाइम पे मिलेगी। बट कहने का मतलब ये है कि 40% पैसा आपका पेंशन की तरफ ही जाएगा। तो जिस ऑब्जेक्टिव के लिए आपने ये स्कीम ली है, नेशनल पेंशन सिस्टम, वो उसी ऑब्जेक्टिव के लिए ही रहेगी, उसमें आपको फ्लेक्सिबिलिटी नहीं दी जाएगी। हैविंग सेड दैट, अगर बीच में कोई ऐसी आपको विड्रॉल की जरूरत पड़ जाती है, कंडीशंस हैं जहां आप विड्रॉ कर सकते हैं। मान लीजिए कोई सीरियस इलनेस हो गई या बच्चे की एजुकेशन के लिए आपको पैसा चाहिए, तो आप विड्रॉ कर सकते हैं। उसमें यह रहेगा कि पूरे ड्यूरेशन में जब तक आपका एनपीएस अकाउंट चल रहा है, सिर्फ 3 बार विड्रॉल अलाउड है, ओनली 3 टाइम्स, और मैक्सिमम अप टू 25% ऑफ योर कॉन्ट्रीब्यूशन। जो आपने कॉन्ट्रीब्यूट करा उसका 25% ही मैक्सिमम आप विड्रॉ कर सकते हैं इन टोटल। और विड्रॉल 3 साल खत्म होने के बाद ही स्टार्ट होता है। जैसे आपने आज ली एनपीएस, तो 3 इयर्स के बाद आपका विड्रॉल एलिजिबिलिटी बन जाएगी इन केस ऑफ दीज 2 कंडीशंस। सो अब बात करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट, जिसकी आप वेट कर रहे हैं बहुत टाइम से, टैक्स बेनिफिट्स के बारे में। एनपीएस में टैक्स बेनिफिट के नाम पे टोटल डिडक्शन मिलती है आपको 2 लाख रुपए की। जैसे कि हमारा सेक्शन 80C है, उसमें 1.50 लाख की पर एनम आपको रिबेट मिलती है। 80CC-D-1B में आपको एनपीएस की एडिशनल 50,000 की रिबेट मिलती है। आप एडिशनल इन्वेस्ट कर सकते हैं 10% ऑफ योर बेसिक सैलरी प्लस डीए, तो उस पर भी आपको टैक्स बेनिफिट मिल जाएगा। सो एनपीएस जो है, जब आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको टैक्स बेनिफिट मिल रहा है, तो एग्जेम्प्ट कैटेगरी में आ गया। जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो एग्जेम्प्ट है फ्रॉम टैक्स। जो मेच्योरिटी मिल रही है, जो आप कम्यूट करा रहे हैं 60%, दैट इज टैक्स फ्री, वो टैक्स फ्री आपके अकाउंट में आएगा। लेकिन जो एन्युटी बनेगी, एन्युटी के ऊपर टैक्स लगेगा। जब एन्युटी पेंशन, जो भी पेंशन के फॉर्म में आपके अकाउंट में आएगी, वो 40% जो आपका कॉन्ट्रीब्यूशन प्लस इंटरेस्ट मिला के होगा एट द एज ऑफ 60, तो उसका जो अमाउंट आएगा वो आपको टैक्सेबल है, आपकी इनकम में ऐड हो जाएगा। आपको अपनी इनकम स्लैब पे टैक्स देना है। हाउएवर जो 60% आप विड्रॉ करेंगे वो एग्जेम्प्ट रहेगा। तो ये थे टैक्स बेनिफिट्स एनपीएस के, नेशनल पेंशन सिस्टम के। सो अब ये क्वेश्चन है कि हमें एनपीएस लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। अगर हम एडिशनल टैक्स बेनिफिट देख रहे हैं और हम चाह रहे हैं कि हम अपने लिए एक फ्यूचर के लिए एक लॉन्ग टर्म सेविंग्स का प्रोविजन करें, फ्यूचर के लिए हम अपनी रिटायरमेंट के लिए कुछ प्रोवाइड करें, जैसे कि हमने शुरू में ही बात की थी कि हमारे पास कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं है, ना ही पेंशन का प्रोविजन है, तो हमें अपनी रिटायरमेंट के बारे में खुद ही सोचना है। तो अगर वो करना चाह रहे हैं तो एक अच्छा प्रोडक्ट गवर्नमेंट ने निकाला है, जिसमें आपको रिटर्न भी डिसेंट है, क्योंकि एसेट एलोकेशन भी है, प्लस गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस करी है इसकी, मतलब इसमें इन्वेस्ट आप कर सकते हैं। तो इन सब के बेसिस पे आप डिसाइड कर सकते हैं कि एनपीएस अकाउंट आपके लिए है या नहीं है। ये था मेरी तरफ से एनपीएस के बारे में। कुछ भी आपके क्वेश्चंस हो एनपीएस के रिगार्डिंग, कुछ फीडबैक देना चाहें, सो प्लीज़ शेयर इन द कमेंट सेक्शन। कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहें, हमारा फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी नीचे है, आप बात कर सकते हैं हमसे। और आप फीडबैक देना चाहें कि नेक्स्ट वीडियो किस पे बनाए तो दीजिएगा, मैं कोशिश करूँगी उस पर वीडियो बनाने की। एंड अ क्विक रिमाइंडर अगेन, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो डू सब्सक्राइब। एंड अगर आपको वीडियो यूजफुल लगी सो प्लीज़ लाइक एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स। किसी ना किसी को इस वीडियो से ज़रूर हेल्प मिलेगी। एंड मिलते हैं जल्दी। स्टे सेफ, टेक केयर, बाय बाय। इसको समझने से पहले सो एनपीएस के लिए जानना जरूर, सो ये दोबारा से जहाँ पे मैंने अपने आप को इंट्रोड्यूस करा है, सो ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स में, सो जो दोबारा से ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट में आप ये हटा देना गवर्नमेंट की।